हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब चार्ज ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी कहां चार्ज होगा? जीएसटी पूरे इंडिया में चार्ज होगा, ठीक है। तो जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो जीएसटी चूंकि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है तो इशू अराइज होता है कि जीएसटी के लिए इंडिया की क्या डेफिनेशन है। तो देखिए पेज नंबर 41 पर आपको ये चैप्टर शुरू हो रहा है और यहां पर आपको इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन 2 क्लॉज 56 में इंडिया को डिफाइन किया गया है। देखिए इंडिया की डेफिनेशन क्या है? इंडिया की डेफिनेशन है इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जमीनी हिस्सा। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का जमीनी हिस्सा एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 के अंदर जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो तो इंडिया है ही, इसके अलावा इट्स टेरिटोरियल वाटर्स भी इंडिया में इंक्लूड है। टेरिटोरियल वाटर्स का क्या मीनिंग होता है ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। इसके अलावा सी बेड मतलब समुद्री धरातल एंड सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स मतलब समुद्र में नीचे जो मिट्टी होती है वो भी इंडिया है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको डिफाइन किया गया है मैरीटाइम जोन एक्ट में, वो भी इंडिया है। इसके अलावा आसमान में इंडिया कहां तक है? द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी, जमीनी हिस्से के ऊपर का आसमान इंडिया है। एंड टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर का आसमान भी इंडिया है। तो इंडिया की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 56 में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो तो इंडिया है ही, मतलब इंडिया का जमीनी हिस्सा। इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स भी इंडिया है। और सी बेड समुद्री धरातल और सबसॉइल अंडरलेइंग सच वाटर मतलब क्या? सच वाटर मतलब टेरिटोरियल वाटर के नीचे जो समुद्री धरातल है और उधर जो मिट्टी है वो भी इंडिया है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडिया है। इसके अलावा टेरिटरी के ऊपर और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर जो आसमान है एयर स्पेस वो भी इंडिया कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है इसको हम डिटेल में बात करते हैं। उसके लिए नीचे आपको एक डायग्राम दे रखा है। देखिए नीचे डायग्राम, तो देखिए पहले दे रखा है आपको बेस लाइन। पहले दे रखा आपको बेस लाइन मतलब जहां पर जमीनी हिस्सा खत्म हो रहा है, जहां पर जमीनी हिस्सा खत्म हो रहा है वो है बेस लाइन। क्लियर? उसके बाद पानी शुरू होगा तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। बेस लाइन के बाद जहां जमीनी हिस्सा खत्म हो रहा है उसके 12 न्यूटिकल माइल्स तक, जहां जमीनी हिस्सा मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया खत्म हो रहा है उस बेस लाइन से आगे पानी में अंदर कहां तक है टेरिटोरियल वाटर्स? 12 न्यूटिकल माइल्स तक, ठीक है। अच्छा, ये न्यूटिकल माइल क्या होता है? न्यूटिकल माइल क्या होता है? समुद्र में दूरी और गहराई, डिस्टेंस और गहराई के बेसिस पर
मेजरमेंट किया जाता है, उस मेजरमेंट यूनिट को न्यूटिकल माइल्स कहा जाता है। क्लियर? तो हर चीज का मेजरमेंट होता है ना, जैसे कोई कमोडिटी है वो केजी में मेजर होती है, कपड़ा मीटर में, ठीक है, दूध लीटर में, तो हर चीज की मेजरमेंट यूनिट होती है। तो समुद्र में दूरी और गहराई के बेस पर मेजरमेंट यूनिट है न्यूटिकल माइल्स। ठीक है, तो बेसलाइन से, बेसलाइन मतलब जहां जमीनी हिस्सा खत्म हो रहा है, बेसलाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, अच्छा, ये न्यूटिकल माइल किसके बराबर होता है? देखो इंडिया की डेफिनेशन के पास हमने दे रखा है, एक न्यूटिकल माइल होता है 1.853 किलोमीटर के बराबर। एक न्यूटिकल माइल होता है 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है। समझे बात? चलो, तो बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक हुआ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद उसके अगले 12 न्यूटिकल माइल्स तक, अगले न्यूटिकल माइल्स क्या कहलाते हैं? 12 कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, मतलब पहले 12 न्यूटिकल माइल्स कहलाते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद अगले 12 न्यूटिकल माइल्स कहलाते हैं कॉन्टिजियस जोन। क्लियर? अब अगर बेस लाइन से ही काउंट करें, अगर बेस लाइन से ही काउंट करें तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्यों? अरे इंडिया का यहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक है, 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे है बताइए? इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का 200 न्यूटिकल माइल्स तक कैसे है? देखिए, इस 200 न्यूटिकल माइल्स में क्या होता है, काफी सारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है। क्यों बनाती है? काफी सारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है। ठीक है, तो क्यों बनाती है? ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन के लिए, ऑयल और गैस निकालने के लिए यहां पर गवर्नमेंट काफी सारी फिटिंग करती है, स्ट्रक्चर्स, इंस्टॉलेशंस लगाती है। तो इंडिया का यहां तक क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जीएसटी के लिए इंडिया यहां तक है। इंडिया कहां तक है? 200 न्यूटिकल माइल्स तक। 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया कहलाएगा। ठीक है, फिर नीचे का समुद्री धरातल वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। अच्छा, तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 200 न्यूटिकल माइल्स के बाद क्या है? 200 न्यूटिकल माइल्स के बाद है हाई सी। हाई सी मतलब वेयर ऑल कंट्रीज हैव इक्वल राइट, जहां पर सारी कंट्रीज का इक्वल राइट होता है। समझे बात? तो यह है इंडिया की डेफिनेशन। देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया है ही। फिर जहां टेरिटरी ऑफ इंडिया खत्म हो, जमीनी हिस्सा खत्म हो, उसको हम कहते हैं बेस लाइन। बेस लाइन से फिर पानी शुरू होता है, समुद्री हिस्सा शुरू होता है। तो समुद्र में इंडिया कहां तक है? देखिए, बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक तो है इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। फिर उसके अगले 12 कहलाता है कॉन्टिजियस जोन। और अगर बेस लाइन से ही काउंट करें 200 न्यूटिकल माइल्स तक, तो वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद हाई सी, जहां पर सारी कंट्रीज का इक्वल राइट है। क्लियर? अच्छा, बताइए आसमान में इंडिया कहां तक है?
आसमान में इंडिया देखिए कहां तक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जमीनी हिस्से के ऊपर का आसमान, जमीनी हिस्से के ऊपर का आसमान और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर का आसमान। तो जमीनी हिस्से के ऊपर का आसमान और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर का आसमान, एयर स्पेस, वो भी इंडिया कहलाएगा। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर का आसमान और टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के ऊपर का आसमान इंडिया है। तो गवर्नमेंट ने ये इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 56 में। चलिए, इंडिया की डेफिनेशन समझने के बाद, इंडिया की डेफिनेशन समझने के बाद हम आते हैं इस चैप्टर में सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9, ठीक है। तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। लेवी का क्या मतलब होता है? लेवी का मतलब होता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। और फिर तो गवर्नमेंट पहले टैक्स इंपोज करती है, बाद में कलेक्ट करती है। तो जीएसटी का लेवी एंड कलेक्शन कैसे होगा, ये हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। तो जीएसटी में देखिए 2 स्कीम्स चलती हैं। पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक बातें आपको बता देते हैं हम। तो इस चैप्टर में हम 2 स्कीम्स पढ़ेंगे। जीएसटी में 2 स्कीम्स चलती हैं। एक होती है रेगुलर स्कीम, ठीक है, एक होती है कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम मतलब नॉर्मल स्कीम, ठीक है, और एक होती है कंपोजिशन स्कीम। अब रेगुलर स्कीम के अंदर भी 3 बातें कवर होती हैं। रेगुलर स्कीम में 3 बातें कवर होती हैं। देखिए, रेगुलर स्कीम का सेक्शन है सेक्शन 9 और कंपोजिशन का है सेक्शन 10, ठीक है। तो जो रेगुलर स्कीम होती है उसमें 3 बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं उसमें? एक होता है आपके नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, एक होता है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है बताइए? हमने पढ़ा था कि जीएसटी में 2 पार्टीज होती हैं, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है और रेसिपिएंट सप्लायर को कंसीडरेशन पे करता है, ठीक है। तो सप्लायर जब रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करता है तो उसमें वो वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखता है। अगर सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करते वक्त वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ जीएसटी भी चार्ज करे, ठीक है, सप्लायर रेसिपिएंट से वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ अगर टैक्स भी चार्ज करे, जीएसटी भी चार्ज करे, तो ये कहलाता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस केस में सप्लायर ने रेसिपिएंट से टैक्स भी कलेक्ट किया अलॉन्ग विथ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सप्लायर ने ये जो टैक्स रेसिपिएंट से कलेक्ट किया इनवॉइस के अंदर ही, ये सप्लायर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, जब सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करे तो उसके अंदर सपोज वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ही चार्ज करे। टैक्स का अमाउंट सप्लायर रेसिपिएंट से इनवॉइस के अंदर चार्ज नहीं करे और वो टैक्स डायरेक्टली रेसिपिएंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए, ठीक है। तो ये कहलाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम, ठीक है। तो ये सब रेगुलर स्कीम का पार्ट है, एनसीएम, आरसीएम। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, ठीक है। तो हम 2 सेक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सेक्शन 9 रेगुलर स्कीम, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम।
रेगुलर स्कीम के 3 पार्ट, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ईसीओ। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेगुलर स्कीम यानी सेक्शन 9 मतलब नॉर्मल स्कीम। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको समझना है सेक्शन 9। सेक्शन 9 समझना है सीजीएसटी एक्ट का। तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसजीएसटी एक्ट में भी सेक्शन 9 ही है और आईजीएसटी एक्ट में उसका पैरेलल सेक्शन है सेक्शन 5 और यूटीजीएसटी एक्ट में उसका पैरेलल सेक्शन है सेक्शन 7। ठीक है, तो हम ब्रॉडली पढ़ने जा रहे हैं 2 बातें, एक तो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग और आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए पहले शुरू करते हैं हम सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1, इसमें क्या दे रखा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 की बातों का ध्यान में रखते हुए देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड द सीजीएसटी। सीजीएसटी के नाम से टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, किस पर? ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो सीजीएसटी किस पर लगाया जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, इनसाइड स्टेट जो सप्लाई हुई है चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, उस पर सीजीएसटी नाम का टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में दे रखा है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी दे रखा है, एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एल्कोहलिक लिकर की सप्लाई, उसको एक्सेप्शन में डाला गया है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस पर क्या लगेगा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स इन द फॉर्म ऑफ वैट और सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस सेल टैक्स लगता है, इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। क्लियर? अच्छा, किस वैल्यू पर सीजीएसटी लगेगा? ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 में हम ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर सीजीएसटी कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, एंड एट सच रेट सीजीएसटी की रेट क्या होगी? नॉट एक्सीडिंग 20%, 20% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, 20% से ज्यादा सीजीएसटी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एग्जैक्टली कितना लगाया गया एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। कहने का मतलब वैसे तो सीजीएसटी 20% है मैक्सिमम, लेकिन कितना लगाया जाएगा वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट इंपोज करेगी। मैक्सिमम 20% हो सकता है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि मैक्सिमम 20% सीजीएसटी लगा सकते हैं, लगाया नहीं है। समझे बात? चलिए, और इसका कलेक्शन कैसे होगा? सीजीएसटी का कलेक्शन कैसे होगा? दे रखा है आपको कि सीजीएसटी का कलेक्शन कैसे होगा। कह रहे हैं कलेक्टेड इन सच मैनर, सीजीएसटी का कलेक्शन गवर्नमेंट करेगी इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और प्रेस्क्राइब करती कहां पर है? गवर्नमेंट रूल्स में। कहने का मतलब सीजीएसटी गवर्नमेंट को कब तक पे किया जाए, डिपॉजिट किया जाए, उसकी ड्यू डेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। एंड शेल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन को पे करना होगा। ठीक है, तो ये है जीएसटी के लेवी एंड कलेक्शन की बातें। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1, इसका एनालिसिस करते हैं।
सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी भी लगाया जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर। सपोज टैक्स रेट है 18%, तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। ठीक है, किस पर? इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर। क्लियर? अच्छा, मैक्सिमम रेट गवर्नमेंट ने क्या बताई? 20%, लेकिन अभी एट प्रेजेंट सीजीएसटी की हाईएस्ट रेट क्या चल रही है? 14%। अभी एट प्रेजेंट सीजीएसटी की हाईएस्ट टैक्स रेट चल रही है 14%, और इसके इक्विवेलेंट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी भी लगेगा। क्लियर? चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी भी लगेगा। सपोज आपका सीजीएसटी है 9%, तो इसके बराबर बराबर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा 9%। ठीक है, अगर टैक्स रेट 18% है तो। बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये किस पर लगेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर लगेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 समझते हैं। तो उसमें भी सेम टू सेम बातें लिखी हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है, एक प्रोविजो अलग से दे रखा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 का ध्यान रखते हुए, तो सबसेक्शन 2 भी पढ़ना पड़ेगा आगे। देयर शैल बी लेविटेड टैक्स कॉल्ड द आईजीएसटी। आईजीएसटी नाम का टैक्स लगाया जाएगा ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई पर। तो इंटर स्टेट सप्लाई चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विस की हो। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स लगता है। अच्छा, किस वैल्यू पर आईजीएसटी लगाया जाएगा? वही सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पर आपके आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, आईजीएसटी की रेट क्या हो सकती है? एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 40%। गवर्नमेंट 40% से ज्यादा टैक्स रेट नहीं रखेगी। क्लियर? एज में बी नोटिफाइड बाय द, बट वो एक्चुअल रेट क्या होगी? टैक्स रेट वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, और उस आईजीएसटी का कलेक्शन कैसे किया जाएगा? कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब गवर्नमेंट रूल्स में बताएगी कि आपको आईजीएसटी कब तक पे करना है, उसकी ड्यू डेट क्या होगी। ठीक है, तो कलेक्शन कैसे किया जाएगा? इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। और ये आईजीएसटी उस टैक्सेबल पर्सन को पे करना होगा। ठीक है, तो ये था आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। अब यहां पर एक प्रोविजो एक्स्ट्रा दे रखा है। तो देखिए, प्रोविजो क्या दे रखा है? प्रोवाइडेड दैट, मतलब ये प्रोविजो है, आईजीएसटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होके आ रहा है, उस पर आईजीएसटी की लेवी कलेक्शन कैसे होगा? कह रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कस्टम्स टैरिफ एक्ट के सेक्शन 3 के तहत उस पर आईजीएसटी लेवी किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और वैल्यू क्या होगी? कह रहे हैं ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर दैट एक्ट। दैट एक्ट मतलब कस्टम्स टैरिफ एक्ट
1975 के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी इस केस में वैल्यू डिटरमाइन कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन होगी। एट द पॉइंट व्हेन ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर लेविड, जब उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगाई जा रही है कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 12 के तहत। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट होता है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है, और वो बेसिक कस्टम ड्यूटी कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 12 के तहत लगती है। उसके अलावा भी उस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा आईजीएसटी भी लगाया जाएगा किस पर, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया पर। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए नहीं। क्लियर? चलिए अब इस बात का हम एनालिसिस करते हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 का हम एनालिसिस करते हैं। तो नॉर्मली क्या वैल्यू होगी? नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, और रेट ऑफ आईजीएसटी क्या होगी? वो सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का सम टोटल होगी। तो फॉर एग्जांपल आपका सीजीएसटी की रेट है 9% और एसजीएसटी की सपोज रेट है 9%, तो आपकी आईजीएसटी की रेट क्या होगी? 18%। तो मोर और लेस सीजीएसटी रेट प्लस एसजीएसटी रेट का सम टोटल होती है आईजीएसटी रेट। क्लियर? अच्छा, आईजीएसटी की मैक्सिमम रेट क्या होगी? 40% होगी। ये तो गवर्नमेंट को मैक्सिमम पावर दे रखा है, बट एट प्रेजेंट आईजीएसटी की रेट है 28%। समझे बात? तो 8% गवर्नमेंट ने जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स रेट रखी है 28%। क्लियर? अब वो प्रोविजो वाली बात करते हैं। प्रोविजो दे रखा था ना, फॉर गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, उसके लिए बात करते हैं। तो देखिए, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया के लिए जो प्रोविजो दे रखा था उसमें क्या बोला? आईजीएसटी लगाया जाएगा एज एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सीवीडी। सीवीडी मतलब बोलो, सीवीडी का क्या मतलब होता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम होती है, लगाई जाएगी बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा। बीसीडी, बीसीडी तो कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 12 में लगाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 के तहत आईजीएसटी भी लगाया जाएगा। क्यों? गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया पर आईजीएसटी क्यों लगाया जा रहा है? गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया पर आईजीएसटी क्यों लगाया जा रहा है? रीजन, इंपोर्ट करने को गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट सप्लाई माना है, तो इंपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई मानते हुए गवर्नमेंट उस पर आईजीएसटी लगा रही है। क्लियर? और इस पर्पस के लिए गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया के लिए वैल्यू क्या होगी? उस कानून के तहत डिटरमाइन होगी। कौन सा कानून? कौन सा कानून? कस्टम्स टैरिफ एक्ट। ठीक है, तो वैल्यू कस्टम्स टैरिफ एक्ट के हिसाब से डिटरमाइन होगी। अच्छा, आपके इनवर्ट सप्लाई पर इनपुट टैक्स लगता है। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई पर इनपुट टैक्स लगता है, उसकी आपको आईटीसी मिलती है। राइट? अब इश्यू अराइज होता है, मैंने जो गुड्स इंपोर्ट किया उस पर इंपोर्टर मुझे आईजीएसटी पे करना पड़ा। ठीक है, तो उस आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट की आईटीसी मिलेगी
या नहीं, बताइए। तो पॉइंट नंबर 3 में रखा है उसकी आईटीसी मिल जाएगी, अलाउड। क्लियर? तो अगर इंपोर्ट करते वक्त आईजीएसटी पे करना पड़ा तो उसकी आईटीसी अलाउड है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सीजीएसटी का सेक्शन 91 और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 51। ठीक, चलिए अब इन दोनों सेक्शंस की शुरुआत में एक बात दे रखी थी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 का ध्यान रखते हुए तो सबसेक्शन 2 है क्या? तो सबसेक्शन 2 है क्या? तो पहले हम बात करते हैं सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 की। सीजीएसटी किस पे लगेगा? कह रहे हैं सीजीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये फ्यूल जो आपके एयरक्राफ्ट में काम आता है। कह रहे हैं इन पर, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इन पर जीएसटी कब से लगेगा? with effect from such date as may be notified by the government on recommendation of GST Council। कहने का मतलब ये कि इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी नोटिफाइड डेट से लगेगा, मतलब अभी तक इन पर जीएसटी नहीं है, नोटिफाइड डेट से लगाया जाएगा। समझे बात? और ऐसा ही पैरेलल प्रोविजन आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में दे रखा है। क्या बोला उसमें? आईजीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ वही 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसमें कब लेवी होगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम नोटिफाइड डेट। तो कहने का मतलब इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर नोटिफाइड डेट से जीएसटी लगाया जाएगा, अभी तक तो नहीं है। तो ये डेट नोटिफाई कौन करेगी? जीएसटी काउंसिल। वो डेट नोटिफाई करेगी जब से इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी इंपोज किया जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल को ये पावर दिया गया है। अब एक बात बताइए, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो जीएसटी के दायरे से बाहर ही है, इस पर तो जीएसटी कभी लगेगा ही नहीं। क्लियर? लेकिन ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इनको हाल फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन इन पर जीएसटी लगाया जाएगा, नोटिफाइड डेट से लगाया जाएगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट ये आपके जीएसटी में दोनों ही क्या कहलाता है? ये आपके जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो आपको पूछा जाए कि जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है, तो आप कहेंगे कि एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हमेशा के लिए, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब तक जीएसटी काउंसिल नोटिफाई ना करे तब तक वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो इन पर जीएसटी नहीं लग रहा है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो इन पर क्या लग रहा है वो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी समझ चुके हैं चार्ट में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सीजीएसटी एक्ट का। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, इसमें क्या दे रखा है? द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो हम इसे कह सकते हैं नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज। टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय रेसिपिएंट, मतलब कुछ नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज पर आरसीएम लगेगा और उसका टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। ठीक है, तो कुछ नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज पर
आरसीएम लगेगा, टैक्स डायरेक्टली रेसिपिएंट पे करेगा गवर्नमेंट को आरसीएम के तहत, ठीक। और रेसिपिएंट पर सारे प्रोविजंस ऐसे लग जाएंगे जैसे वही पर्सन लायबल टू पे टैक्स है। तो आगे दे रखा है ये, एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू सच सप्लाई। उस सप्लाई के कनेक्शन में रेसिपिएंट को ही पर्सन लायबल टू पे टैक्स मानना जाएगा, ठीक है। मतलब सेक्शन 9(3) आरसीएम का सेक्शन है, क्लियर। ऐसा ही आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 दे रखा है कि द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ मतलब नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विस। आईजीएसटी ऑन विच शैल बी पेड ऑन आरसीएम बेसिस बाय रेसिपिएंट, टैक्स रेसिपिएंट जमा कराएगा। और यहां पर भी दे रखा है ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू रेसिपिएंट। तो जीएसटी कानून के सारे प्रोविजंस रेसिपिएंट पर ऐसे लगेंगे एज इफ वही पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स है इन रिलेशन टू सच सप्लाई, ठीक है। तो आरसीएम की बातें आ गई, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9(3) और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5(3). तो ये किस पे बात कर रहा है कि नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज पर रेसिपिएंट टैक्स जमा कराएगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को, क्लियर। तो इसका कुछ नोटिफिकेशन आ रखा होगा, उसके नोटिफिकेशन में वो गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड होंगी जिन पर आरसीएम लगेगा और टैक्स रेसिपिएंट ही गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट कराएगा। समझे बात? चलिए एक आरसीएम और भी है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 समझते हैं। कह रहे हैं द सीजीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज बाय ए सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। कह रहे हैं सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस नोटिफाइड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट कौन है? टू द नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई की जा रही है टू नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। कहने का मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है प्लस नोटिफाइड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड प्लस नोटिफाइड है, तो आरसीएम लग जाएगा उस सप्लाई पर, ठीक है। तो रेसिपिएंट डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएगा और जीएसटी कानून के सारे प्रोविजंस रेसिपिएंट पर ऐसे लगेंगे जैसे वही पर्सन लायबल टू पे टैक्स है इन रिलेशन टू सच सप्लाई। समझे बात? तो ऐसा ही प्रोविजन देखिए, पहले कंपेयर करते हैं हम कि 9(3) और 9(4) में डिफरेंस क्या है। देखिए 9(3) में बोला नोटिफाइड गुड्स होना चाहिए, नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विस होनी चाहिए, ऐसा बोला आपको, क्लियर। 9(3) में तो बोला नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विस, लेकिन सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, कुछ नहीं बोला। सप्लायर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, कुछ नहीं बोला। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, कुछ नहीं बोला। 9(3) में तो क्या बोला कि नोटिफाइड गुड्स है या नोटिफाइड सर्विस, बस। लेकिन 9(4) में ये तो बोला कि नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड सर्विस हो, लेकिन ये बोला कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, नॉट रजिस्टर्ड, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होने के साथ साथ नोटिफाइड भी हो।
तो ही सेक्शन 94 वाला आरसीएम एप्लीकेबल होगा। और टैक्स रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा और रेसिपिएंट पर जीएसटी कानून के सारे प्रोविजंस ऐसे एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे वही पर्सन लायबल टू पे टैक्स है गवर्नमेंट को पे करने के लिए इन रिलेशन टू सच सप्लाई। समझे बात? अच्छा, ऐसा ही 94 जैसा सीजीएसटी एक्ट में दे रखा है वैसा आईजीएसटी एक्ट में भी दे रखा है 54। तो 54 आईजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ वही नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड सर्विस, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रेसिपिएंट नोटिफाइड प्लस रजिस्टर्ड हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट नोटिफाइड प्लस रजिस्टर्ड हो तो भी आरसीएम लगेगा और रेसिपिएंट माना जाएगा टैक्स पे करने के लिए लायबल। ठीक है, इन रिलेशन टू सच सप्लाई। ठीक है, चलिए ये हमने आरसीएम की बातें पढ़ी। अब सेक्शन 95 सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 95 समझते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, 95 के अंदर दे रखा है द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। अब ध्यान रखना यहां सिर्फ सर्विसेज दे रखा है। ठीक है, मतलब नोटिफाइड सर्विसेज ओनली, नोटिफाइड गुड्स नहीं। समझे? तो उसके लिए क्या होगा, टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, अगर उनकी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, विद इन स्टेट सप्लाई होती है, ऑफ विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसका टैक्स ना तो सप्लायर देगा ना रेसिपिएंट देगा। उसका टैक्स ना तो सप्लायर गवर्नमेंट को नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत जमा कराएगा, न ही रेसिपिएंट जमा कराएगा आरसीएम के तहत। तो कौन जमा कराएगा? कौन जमा कराएगा? कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ जमा कराने के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है, इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, ये मानते हुए कि सप्लाई ईसीओ ने की है और सारे प्रोविजंस जीएसटी कानून के ईसीओ पर लग जाएंगे। मतलब इस केस में ना तो सप्लायर पे प्रोविजन लगेंगे न रेसिपिएंट पर लगेंगे, किस पर लगेंगे? ईसीओ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर लग जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता क्या है अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। तो ईसीओ पर ऐसे लग जाएंगे एज इफ ही इज द सप्लायर, वही सप्लायर है और वही लायबल है टैक्स पे करने के लिए इन रिलेशन टू सच सप्लाई। ठीक है, ऐसा ही प्रोविजन सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में दे रखा है। उसमें भी बोला है द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सिर्फ सर्विसेज। ठीक है, तो सिर्फ सर्विसेज गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उसकी इंटर स्टेट सप्लाई पर, इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगेगा और वो कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा। ये मानते हुए कि उन सर्विसेज की सप्लाई ईसीओ ने की है और जीएसटी कानून के सारे प्रोविजंस ईसीओ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये मानते हुए कि वही सप्लायर है और वही इस सप्लाई का टैक्स पे करने के लिए लायबल है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहां पर बात सामने आ रही है कि चाहे सेक्शन 95 है सीजीएसटी का या सेक्शन 55 है आईजीएसटी एक्ट का, वो सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज पर ही लगेगा। क्लियर? अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 95 लगेगा और अगर नहीं इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 95 लगेगा और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो
5 लगेगा IGST एक्ट का। क्लियर? चलिए, तो यहां पर ये प्रोविजंस किसके लिए हैं? अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने बात करी थी कि ECO का मीनिंग हम डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मीनिंग समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर के शुरू में डेफिनेशन पार्ट दे रखा है। पेज नंबर 41 पर डेफिनेशन पार्ट दे रखा है, जहां पर आपको मीनिंग दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मीनिंग दे रखा है आपको, मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। मतलब गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो कैसे? अवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर गुड्स या सर्विस की सप्लाई हो किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर, तो उसे ऐसी सप्लाई को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाएगा, जो कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर हो रही है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाएगा। क्लियर? और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। यहां क्या बोला? मीन्स ए पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी। जो पर्सन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है या मैनेज कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो जो पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, शॉर्ट में बोले तो ECO। समझे बात? तो जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, ओला, उबर वगैरह हैं, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं। समझे बात? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा, ऐसा हमने पढ़ा CGST एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और IGST एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। ECO लायबल होगा। तो देखो, ECO कौन होता है? ECO तो सिर्फ एक मीडिएटर होता है जो सप्लायर और रेसिपिएंट को मिलाने का काम करता है। ECO ना तो सप्लायर है और ना ही रेसिपिएंट है, वो तो सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में मीडिएटर है। ठीक है, वो दोनों को मिलाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं ECO। क्लियर? अच्छा, ये जो प्रोविजंस हैं 9(5) के या 5(5) के, ये एप्लीकेबल सिर्फ सर्विसेज के लिए है, और सर्विसेज भी नोटिफाइड। जैसे वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मतलब वेबसाइट या कोई ऐप प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। तो क्लीन फॉर यू, ये हाउस कीपिंग सर्विस के लिए है ECO। त्रिवागो, ठीक है, त्रिवागो क्या? होटल बुकिंग के लिए पूरे इंडिया में जितने भी होटल्स हैं उनकी आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो त्रिवागो की वेबसाइट पर। मेक माई ट्रिप और गो आई बी बुक, ठीक है, और ये क्या है? मेक माई ट्रिप वगैरह ट्रेवल आपकी जर्नी अरेंज करते हैं, ठीक है, होटल बुकिंग का भी काम होता है इन पर। और ओला उबर ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए। तो ये सर्विसेज नोटिफाइड है। हमने पढ़ा सेक्शन 9(5) ऑफ CGST एक्ट और 5(5) ऑफ IGST एक्ट सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज पर ही लगेगा, और ये सब आपको इस केस में ECO की लिस्ट दे रखी है। ये सब ECO हैं,
ये ईसीओ लायबल होगा इस केस में गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए। और ईसीओ ना तो सप्लायर होता है ना रेसिपिएंट होता है, वो तो मीडिएटर होता है जो कि सप्लायर और रेसिपिएंट को मिलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जर्नी करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मुंबई जाना है तो मेक माई ट्रिप इस वेबसाइट पर जाएंगे आप और टिकट बुक करवाएंगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट आप क्या है, रेसिपिएंट, बुकिंग करवा रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी कंपनी होगी एयरक्राफ्ट कंपनी, वो सप्लायर ऑफ सर्विस। तो सप्लायर और रेसिपिएंट को मिलाने का काम कर रही है ये वेबसाइट मेक माई ट्रिप। तो ये ईसीओ है। तो ईसीओ ना तो सप्लायर होता है ना रेसिपिएंट, ये तो सप्लायर और रेसिपिएंट को मिलाने के लिए मीडिएटर का काम करता है। तो बात समझ आई, ईसीओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। अब आते हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम एक बात कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी सारी बात कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और 55 ऑफ आईजीएसटी एक्ट दोनों में सर्विसेज की बात बोली। ठीक है, गुड्स भी तो ईसीओ के थ्रू सप्लाई होता है, गुड्स भी तो ईसीओ के थ्रू सप्लाई होता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं या ईसीओ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों को ही कवर किया गया है। ठीक है, तो ई कॉमर्स और ईसीओ दोनों की डेफिनेशन में गुड्स की सप्लाई को भी कवर किया गया, सर्विस की सप्लाई को भी कवर किया गया। लेकिन ये जो सेक्शन 95 है सीजीएसटी का या 55 है आईजीएसटी का, ये सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज पर लगता है। ठीक है, गुड्स पे नहीं लगता, गुड्स पे नहीं लगता। तो ये एप्लीकेबल नहीं है अगर गुड्स सप्लाई हो रहा है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के थ्रू। हालांकि अमेज़न फ्लिपकार्ट ईसीओ तो है, लेकिन चूंकि सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और 55 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज पर लगता है, गुड्स पर नहीं। तो अगर अमेज़न और फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स की सप्लाई हो रही है तो उस पर सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड 55 ऑफ आईजीएसटी एक्ट नहीं लगेगा और उस केस में ईसीओ लायबल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज के रेस्पेक्ट में ही ईसीओ लायबल होगा गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए। बात समझ आ रही है? तो ये सेक्शन सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज पर एप्लीकेबल हैं। कौन से? 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड 55 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। चलिए, तो हमने 3 सिस्टम समझे, तो उनको हम इस तरीके से बात करते हैं। हमने समझा था कि नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के यहां सेक्शन 9 में कौन से सेक्शन हैं? सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2, ये है एनसीएम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के सेक्शन। और आरसीएम के कौन से सेक्शन हैं? 9(3) और 9(4). क्लियर? और ईसीओ की बातें थी सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 में। ठीक है, तो ये सेक्शन 9 हमने पढ़ा सीजीएसटी एक्ट का। इसका आईजीएसटी एक्ट में पैरेलल सेक्शन है सेक्शन 5। क्लियर? चलिए, अब हम और डिटेल में चलते हैं आगे। तो यहां पेज नंबर 44 पर आ जाइए। पेज नंबर 44 पर आपको दे रखा है कि लायबिलिटी टू पे टैक्स
का सिस्टम क्या है जीएसटी में? जीएसटी में एक लगता है फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, एनसीएम, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, जिसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ये क्या होता है? जिसमें सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करते वक्त उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ साथ टैक्स भी चार्ज कर लेता है। सप्लायर रेसिपिएंट से इनवॉइस के अंदर टैक्स भी चार्ज कर लेता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के लिए लायबल सप्लायर होता है। वो कहलाता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो किस पर लायबिलिटी है? टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो उस पे लगेगा आपके फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। और आरसीएम है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन लायबल है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए? रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देगा। इस केस में सप्लायर जब रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करेगा, सप्लायर जब रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करेगा तो उस इनवॉइस के अंदर वो सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई का पैसा ही चार्ज करेगा, टैक्स जोड़कर नहीं लेगा। सप्लायर बिल के अंदर टैक्स जोड़कर नहीं लेगा, ये टैक्स तो रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज। और तीसरा हमने पढ़ा ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा, लेकिन वो सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज पर ही, नोटिफाइड गुड्स पर नहीं। समझे बात? चलो, अब गवर्नमेंट ने कहने का मतलब 3 सिस्टम दिए। जीएसटी में 3 सिस्टम ऑपरेट होते हैं। एक कहलाता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, एक कहलाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और एक कहलाता है ईसीओ। सिस्टम 3 हैं, लेकिन टैक्स रेट तीनों सिस्टम्स के लिए कॉमन ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड सेपरेट टैक्स रेट। आरसीएम, ईसीओ वगैरह के लिए टैक्स रेट अलग नहीं है। वो टैक्स रेट जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में लगती है, मतलब नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के केस में लगती है, वही आरसीएम के केस में भी वही टैक्स रेट लगेगी और ईसीओ वाले सिस्टम में भी वही टैक्स रेट लगेगी। मतलब सिस्टम चाहे कोई भी हो, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो, चाहे ईसीओ वाला सिस्टम हो, तीनों ही सिस्टम्स में टैक्स रेट कॉमन ही रहेगी। समझे बात? अब इसके बाद हम आते हैं पर्सन लायबल टू पे टैक्स फॉर नोटिफाइड सर्विसेज। ठीक है, तो नोटिफाइड सर्विसेज कौन सी? वही ऊपर दे रखा, कौन सा? वही सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और 55 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। उसके लिए जो सर्विसेज नोटिफाइड हैं, कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज हैं, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, आगे चलकर पढ़ेंगे। क्लियर? तो इन दोनों सेक्शन के लिए जो भी नोटिफाइड सर्विसेज हैं, अगर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई की जा रही हैं, अगर वो ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही हैं, तो टैक्स कौन देगा? हमने पढ़ा ईसीओ देगा। इन केसेस में टैक्स कौन देगा? हम तो वो पढ़ चुके, टैक्स ईसीओ देगा। लेकिन अब टैक्स ईसीओ देगा, बात सही है, लेकिन फिर उसमें 3 बातें। अगर ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, मतलब विद इन इंडिया है ईसीओ, तो ईसीओ खुद टैक्स देने के लिए लायबल है। पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन? ईसीओ खुद। लेकिन अगर ईसीओ की टैक्सेबल टेरिटरी में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इंडिया में टैक्सेबल टेरिटरी में ईसीओ की अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ, द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ मतलब
ईसीओ का बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। वो पर्सन लायबल टू पे टैक्स माना जाएगा। तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स इस केस में कौन माना जाएगा? ईसीओ का बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। और तीसरे केस में सपोज ईसीओ की न तो इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है और न ही उसका इंडिया में कोई बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है। ईसीओ की ना तो इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है और न ही उसका इंडिया में कोई बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है। तो ईसीओ को इस केस में क्या करना होगा? एक पर्सन अपॉइंट करना होगा सिर्फ टैक्स जमा कराने के लिए। टैक्स पे करने के लिए ईसीओ को पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। वो माना जाएगा पर्सन लायबल टू पे टैक्स। तो पहला सिस्टम क्या है? अगर ईसीओ की फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में तो ईसीओ खुद टैक्स दे। अगर ईसीओ की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसका बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव दे। और तीसरा केस, ईसीओ की ना तो इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है और ना ही उसका इंडिया में बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको अलग से एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा सिर्फ टैक्स जमा कराने के लिए। बात समझ आ रही है? 3 तरीके की सिस्टम है ईसीओ लायबल, बट फिर उसमें 3 बातें और दे रखी है। क्लियर? अब ये हमने समझा सेक्शन 9 कंप्लीट, रेगुलर स्कीम ऑफ जीएसटी। उस रेगुलर स्कीम के 3 पार्ट थे, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और ईसीओ का सिस्टम। चलिए ईसीओ की हमने बातें की, तो इस पर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको चैप्टर के एंड में दे रखे हैं। तो चैप्टर के एंड में आइए, चैप्टर के एंड में आ जाइए। चैप्टर के एंड में आपको दे रखे हैं कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस। पेज नंबर 66 पर, पेज नंबर 66 निकाले हैं। हम ईसीओ पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पेज नंबर 66 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। मिस्टर संजय ऑफ न्यू दिल्ली मेड ए रिक्वेस्ट फॉर ए मोटर कैब। उन्होंने मोटर कैब के लिए रिक्वेस्ट दी, किसको? टू सुपर राइड फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गुड़गांव। तो उसे गुड़गांव हरियाणा में है, मतलब वो दिल्ली से हरियाणा जाना चाहता है। तो ये सर्विस की सप्लाई हुई और ये इंटर स्टेट सप्लाई हुई। ठीक है, तो इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है और कैब सर्विस लेने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की है मिस्टर संजय ने। अब आफ्टर मिस्टर संजय पेज द कैब चार्जेस यूजिंग हिज डेबिट कार्ड, उसने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद क्या हुआ? उसको डिटेल मिली कि आपका ड्राइवर है मिस्टर जोरावर सिंह एंड कैब रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका गाड़ी का नंबर, कैब का नंबर ये है। ठीक है, तो कैब की ऑनलाइन बुकिंग होती है वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू। अब सुपर राइड इज ए मोबाइल एप्लीकेशन, ये मोबाइल ऐप है एंड मैनेज बाय डीटी लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। तो ये ईसीओ है और ये ईसीओ इंडिया में लोकेटेड है। अब ईसीओ इंडिया में लोकेटेड है और द एप्लीकेशन सुपर राइड क्या काम करती है? फैसिलिटेट्स ए पोटेंशियल कस्टमर टू कनेक्ट विद द पर्सन प्रोवाइडिंग कैब सर्विस। तो जो कैब सर्विस प्रोवाइड करने वाले सप्लायर हैं और जो कस्टमर हैं, दोनों को मिलाने का काम करती है, मतलब मीडिएटर है। ठीक है, तो सुपर राइड मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है और उसको मैनेज करता है ईसीओ, और ईसीओ का नाम है डीटी लिमिटेड, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, और उसका ब्रांड नेम है सुपर राइड। क्लियर? अब
DT Limited claims that cab service is provided by Mr. जोरावर सिंह। तो कैब सर्विस का एक्चुअल सप्लायर तो कौन है? जोरावर सिंह एक्चुअल सप्लायर है, ठीक है। और रेसिपिएंट कौन है? मिस्टर संजय। तो DT लिमिटेड कौन है? ECO, मीडिएटर। एंड हेंस DT लिमिटेड का कहना है कि हम GST पे करने के लिए लायबल कौन है? जोरावर सिंह एक्चुअल सप्लायर लायबल है। With reference to the provisions of IGST Act, determine who is liable to pay GST in this case. तो ECO क्या कह रहा है कि जोरावर सिंह मतलब एक्चुअल सप्लायर टैक्स देगा। ECO कह रहा है एक्चुअल सप्लायर टैक्स देगा। बताइए कौन टैक्स देगा इस केस में? क्वेश्चन की लास्ट लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो यहां इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, वो ट्रेवल कर रहा है दिल्ली टू हरियाणा गुड़गांव। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है ना, तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 लगेगा IGST एक्ट का। ये इंटर स्टेट सप्लाई है नोटिफाइड सर्विस की, ठीक है। तो इसका टैक्स कौन पे करेगा? ECO पे करेगा। और ECO टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और उसके थ्रू सर्विस की सप्लाई हुई है, ठीक है। और ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है वो नोटिफाइड सर्विस है, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मोटर कैब सप्लाइड थ्रू ECO, ये नोटिफाइड सर्विस है IGST एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में और CGST एक्ट के सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में। और ECO कौन होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ CGST एक्ट, any person who owns, operates, manages digital and electronic facility or platform for supply of goods or service of both, including digital products, our digital and electronic network, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए, वो ECO कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और इस केस में DT लिमिटेड है, वो ओन करती है, मैनेज करती है इस मोबाइल एप्लीकेशन को, ठीक है। तो वो ECO है। ECO कौन? DT लिमिटेड। तो और DT लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया है, तो GST पे करने की लायबिलिटी भी किसकी होगी? ECO की। मतलब DT लिमिटेड की लायबिलिटी होगी, ECO की लायबिलिटी होगी। एक्चुअल सप्लायर तो मिस्टर जोरावर सिंह है, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रेडियो टैक्सी है ये, तो एक्चुअल सप्लायर तो मिस्टर जोरावर सिंह है। बट इस केस में ECO कौन? DT लिमिटेड। तो टैक्स इस केस में ECO पे करने के लिए लायबल होगा, ठीक है। समझ आ गई बात। और ECO का नॉर्मल सिस्टम क्या होता है? अगर ECO की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है तो ECO खुद देने के लिए, टैक्स देने के लिए लायबल होगा। और अगर ECO की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसका बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। और अगर ECO की इंडिया में ना तो फिजिकल प्रेजेंस है और ना ही उसका इंडिया में कोई बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस केस में क्या होगा? उनको टैक्स पेमेंट करने के लिए एक अलग से पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टैक्स पे करेगा। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आते हैं। क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन दे रखी थी आपको, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ DT लिमिटेड इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क? अगर ECO USA में लोकेटेड हो, ठीक है, तो इस केस में क्या आंसर होगा? देखिए इस केस में ECO की DT लिमिटेड की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो पहले चेक किया जाएगा कि क्या इसका इंडिया में कोई बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है। उस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट कौन होगा? उसका बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर इस DT लिमिटेड की न तो इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस हो और न ही इसका इंडिया में बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हो, तो क्या होगा? तो फिर DT लिमिटेड को सिर्फ टैक्स जमा कराने के लिए इंडिया में पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, वो होगा
पर्सन लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, तो देखो इस केस में आपका आंसर क्या होगा। अगर डीटी लिमिटेड आपकी न्यूयॉर्क यूएसए की है, उसका बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। लेकिन अगर उसका बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में नहीं है, उसकी इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, उसका इंडिया में बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। इट शैल अपॉइंट ए पर्सन इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स। सिर्फ टैक्स जमा कराने के लिए उनको इंडिया में पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा और सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स। बात समझे। चलिए अब आते हम दोबारा अपने मेन नोट्स में आते हैं। देखिए हम कर रहे थे अपना थर्ड चैप्टर कर रहे थे हम। थर्ड चैप्टर में आ जाइए, पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 44। तो पेज नंबर 44 पर आ जाइए दोबारा। उस पर कुछ बातें रह गई थी। आरसीएम का कंसेप्ट, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसमें हमने बात करी कि टैक्स पे करने के लिए लायबल रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, तो जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई का रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। समझ आ रही बात। तो वैसे जीएसटी पे करने के लिए लायबल कौन होता है, सप्लायर। सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करते वक्त वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ साथ टैक्स भी चार्ज कर लेता है। ठीक है, फिर सप्लायर ने टैक्स चार्ज किया इनवॉइस के अंदर रेसिपिएंट से, वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कौन करवाता है, सप्लायर। नॉर्मली तो ये सिस्टम कहलाता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन हाउएवर व्हेन द सेम इज पेबल बाय रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट पे करे तो इसे कहा जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। ठीक है, और जिस पर आरसीएम लगेगा और रेसिपिएंट लायबल माना जाएगा वो सप्लाई गवर्नमेंट सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बताएगी, नोटिफिकेशन इश्यू करके। मतलब आरसीएम नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज पर लगेगा। ठीक है, चलिए तो सेक्शंस कौन से होंगे, आरसीएम के सेक्शन कौन से होते हैं। देखो सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9(3), सेक्शन 9(3) सीजीएसटी एक्ट का। एसजीएसटी एक्ट में भी सेम नंबरिंग होती है। आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5(3), यूटीजीएसटी का 7(3). ठीक है, और ये आरसीएम किस पे लगता है, नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज पर लगता है। क्लियर। टैक्स कौन देगा, रेसिपिएंट देगा। इस केस में कुछ नहीं बोला कि सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, नोटिफाइड है, नहीं है, कोई मतलब नहीं। इस केस में तो टैक्स रेसिपिएंट ही देगा। और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सर्विसेज तो बहुत ही लंबी चौड़ी है, सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन आ रखा है, गुड्स के लिए भी नोटिफिकेशन है, लेकिन हम लिमिटेड गुड्स पढ़ते हैं जिन पर सेक्शन 9(3) वाला आरसीएम लगता है। तो ऐसे गुड्स की लिस्ट पढ़ते हैं हम, कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर लिव्स, तंबाकू लिव्स, ये गुड्स हैं। सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, वेस्ट एंड स्क्रैप, यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड गुड्स एक्सेट्रा, इन पर सेक्शन 9(3) वाला आरसीएम लगेगा।
टैक्स रेसिपिएंट देगा। तो ये नोटिफाइड गुड्स हुए। नोटिफाइड सर्विसेज की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? अभी तो हमने सिर्फ नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट समझी। इन पर 93 वाला आरसीएम लगता है और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 53 और यूटीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 73। अब हम बात करते हैं 94 किस पर लगता है। तो या तो देखो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 94, एसजीएसटी एक्ट का भी यही सेक्शन है। अच्छा, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 54, यूटीजीएसटी का सेक्शन 74। क्लियर? नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड सर्विसेज पर ही लगता है। लेकिन ध्यान रखना नोटिफाइड गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो, लेकिन सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड हो। सप्लायर इस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। और रेसिपिएंट कौन? रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो हो ही, प्लस नोटिफाइड भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब सेक्शन 94 की एप्लीकेबिलिटी किस पर होगी? अगर रेसिपिएंट नोटिफाइड है प्लस रजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट नोटिफाइड प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ये स्पेशल पॉइंट है। रेसिपिएंट नोटिफाइड होना चाहिए प्लस रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और वो सप्लाई भी, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, वो सप्लाई भी नोटिफाइड होनी चाहिए। क्लियर? और सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसका जैसा आपको सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 94 है, वैसे ही एसजीएसटी एक्ट में भी 94 ही है। आईजीएसटी एक्ट में 54 है और यूटीजीएसटी में 74 है। बात समझ रहे हो? और अभी तक गवर्नमेंट ने 94 के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ने एक ही चीज नोटिफाई की है। रेसिपिएंट कौन एक ही चीज नोटिफाई की है। ओनली वन रेसिपिएंट हैज बीन नोटिफाइड, रियल एस्टेट सेक्टर, बिल्डर और प्रमोटर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस। ऐसा बिल्डर और प्रमोटर जो आगे कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है। ठीक है, सिर्फ उसी पर ही सेक्शन 94 आया है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 94, एसजीएसटी का 94, आईजीएसटी का 54, यूटीजीएसटी का 74। समझे बात? सिर्फ एक रेसिपिएंट को नोटिफाई किया गया है। जो बिल्डर और प्रमोटर कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, उसी पर ही ये 94 वाला आरसीएम लगेगा। तो सिर्फ एक को ही नोटिफाई किया गया है, क्योंकि रेसिपिएंट के लिए बोला था ना, वो नोटिफाइड भी होना चाहिए प्लस रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। क्लियर? अब आगे की बात समझते हैं। पेज नंबर 45 पर आ जाइए। क्या दे रखा है यहां पर? ऑल द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट रेसिपिएंट पर लग जाएंगे। आरसीएम है ना, तो सारे प्रोविजंस रेसिपिएंट पर ही लगेंगे, एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू सच सप्लाई। देखिए, वैसे तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स का बर्डन रेसिपिएंट पर होना चाहिए। और आरसीएम वाले मामले पर में भी क्या हो रहा है? आरसीएम वाले मामले में भी क्या हो रहा है? टैक्स का बर्डन किस पे है? रेसिपिएंट पर। तो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम यही होता है कि टैक्स का बर्डन रेसिपिएंट पर शिफ्ट होता है। ठीक है,
तो अब खास बातें, अब हम खास बातें समझते हैं। सिर्फ टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, बाकी सारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होगी। जैसे इस केस में रेसिपिएंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेसिपिएंट को कराना होगा और टैक्स भी डिपॉजिट करना होगा रेसिपिएंट को, और रिटर्न भी फाइल करने होंगे गवर्नमेंट के पास। मतलब सारा का सारा कंप्लायंस बर्डन भी रेसिपिएंट का हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग हो गई बर्डन की सप्लाई टू रेसिपिएंट। रेसिपिएंट पर सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल वही है, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। मतलब जिन लोगों पर आरसीएम लगेगा, जिन रेसिपिएंट्स पर आरसीएम की लायबिलिटी होगी, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरली कराना पड़ेगा। और उसके लिए हम एक सेक्शन पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, सेक्शन 24 वहां दे रखा है। जिन लोगों को आरसीएम का टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, जो रेसिपिएंट आरसीएम वाला टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, उनको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, टैक्स भी पे वही कराएंगे, रिटर्न भी फाइल वही करेंगे। मतलब सारा का सारा बर्डन रेसिपिएंट पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा 9(4) सीजीएसटी एक्ट का, आईजीएसटी एक्ट का 5(4) और यूटीजीएसटी का 7(4). इसमें हमने पढ़ा रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, नोटिफाइड प्लस रजिस्टर्ड। अभी तक सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर बिल्डर और प्रमोटर को ही नोटिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली कब एप्लीकेबल होगा, नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड सर्विसेज पर लगेगा। जहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो प्लस नोटिफाइड हो, तो टैक्स कौन देगा, रेसिपिएंट देगा टैक्स। समझे बात? अच्छा, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए चैप्टर के एंड में, आ जाइए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको दे रखा है पेज नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राजू एन एम्प्लॉय provides his service on contract basis। तो मिस्टर राजू वैसे एम्प्लॉय हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सर्विस दे रहे हैं टू एन एसोसिएट कंपनी ऑफ विक्रम एंटरप्राइजेस द एम्प्लॉयर। तो राजू का एम्प्लॉयर कौन, विक्रम एंटरप्राइजेस। बट राजू सर्विस दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एसोसिएट कंपनी ऑफ विक्रम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अब सोच के बताना कि राजू और उस एसोसिएट कंपनी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। राजू और एसोसिएट कंपनी ऑफ विक्रम एंटरप्राइजेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सर्विस दे रहा है राजू। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप हुआ, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब ध्यान से समझना, राजू जो सर्विस विक्रम एंटरप्राइजेस एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, वो तो इन रिलेशन टू और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उस पर तो जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, क्यों? अरे जो सर्विस दी जाती है इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, उस पर तो जीएसटी नहीं लगता। क्यों? शेड्यूल 3 में दे रखा है। लेकिन इस केस में तो राजू ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली विक्रम एंटरप्राइजेस एम्प्लॉयर की एसोसिएटेड कंपनी को दे रहा है।
तो इस केस में तो जीएसटी लगेगा। ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। अब राजू तो है अनरजिस्टर्ड, मतलब सप्लायर है अनरजिस्टर्ड, ठीक है। और ये सेक्शन 9(3) में नोटिफाइड सर्विस नहीं है। हम 9(3) पढ़ेंगे, उसमें काफी सारी सर्विसेज दे रखी हैं, बट उसमें ये सर्विस नहीं है, ठीक है। तो इस पर 9(3) वाला आरसीएम तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 9(3) में नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। अब 9(4) लगेगा या नहीं? 9(4) लगेगा या नहीं? तो देखिए, लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एसोसिएटेड कंपनी विल नॉट अराइज ड्यू टू आरसीएम। आरसीएम नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। एसोसिएटेड कंपनी रेसिपिएंट है, एसोसिएटेड कंपनी रेसिपिएंट है ना, तो क्या एसोसिएटेड कंपनी रेसिपिएंट है तो वो सेक्शन 9(4) की वजह से एसोसिएटेड कंपनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स हो गई क्या? रेसिपिएंट एसोसिएटेड कंपनी है, वो टैक्स दे क्या? सेक्शन 9(4) की वजह से। तो देखिए, ना तो ये सर्विस नोटिफाइड सप्लाई है और ना ही एसोसिएटेड कंपनी रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो नोटिफाइड नहीं है। रेसिपिएंट नोटिफाइड होना चाहिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो है लेकिन रेसिपिएंट नोटिफाइड नहीं है। साथ ही साथ ये सर्विस की सप्लाई भी नोटिफाइड नहीं है। तो दो दिक्कतें आ रही हैं। क्या सर्विस की सप्लाई भी नोटिफाइड सप्लाई नहीं है, तो ये नोटिफाइड सर्विस नहीं है 9(4) के लिए, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो है लेकिन नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। सेक्शन 9(4) में बोला हुआ है रेसिपिएंट नोटिफाइड प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। रेसिपिएंट यहां पर एसोसिएटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड तो है लेकिन नोटिफाइड नहीं है, और ना ही ये सर्विस की सप्लाई नोटिफाइड सप्लाई है। तो यहां पर 9(4) भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस सप्लाई ऑफ सर्विस पर ना तो 9(3) लगा, नहीं 9(4) लगा। कहने का मतलब आरसीएम तो नहीं लगा, आरसीएम तो नहीं लगा, ठीक है। अब नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म इस केस में लग सकता है क्या? एक इश्यू ये अराइज होता है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म इस केस में लग सकता है वैसे, ठीक है। लेकिन राजू ये स्मॉल वैल्यू की सर्विस दे रहा है और राजू अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। हम आगे चलकर रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो सर्विस के सप्लायर होते हैं, अगर उनकी वैल्यू ऑफ सर्विस की सप्लाई जो है 20 लाख को एक्सीड करे, 20 लाख को एक्सीड करे सर्विस की सप्लाई, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस केस में हम ये मानते हैं कि राजू का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है। राजू ने जो सर्विस दी है, राजू का सर्विस का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए राजू ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो चूंकि राजू अनरजिस्टर्ड है इसलिए उस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर्ड होते हैं वही टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में तो रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर राजू रजिस्टर्ड है तो ही वो रेसिपिएंट एसोसिएटेड कंपनी से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इस केस में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म राजू पर लग सकता है अगर राजू रजिस्टर्ड है, उसका सर्विस का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर गया तो वो लायबल हो जाएगा। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में उसे टैक्स गवर्नमेंट को पे
करना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम। देखिए, आगे की बात है, आपको नोटिफाइड सर्विसेज पढ़नी है। देखो, पेज नंबर 45 पर हम नोटिफाइड सर्विसेज पढ़ेंगे, सेक्शन 9(3) के आरसीएम के लिए। 9(3) वाले आरसीएम कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज पर लगेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।